चलिए, तो देखिएगा विदेशी आक्रमण के क्रम में जो है हिंद यमन के बाद जो है सिथियन वंश, और सिथियन वंश के बाद जो है पार्थियन वंश, और उसके बाद जो है भारत के क्षेत्र में जो है कुषाण वंश का आक्रमण होता है, याद रखिएगा। और इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं, कुषाण वंश के बारे में। ठीक है, देखिएगा, तो कुषाण वंश के बारे में जो है पढ़ने से पहले कल हमने जो पढ़ा है एक बार देखिएगा, तो सीथियन या शकों के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, जो कि मुख्य तौर पर याद रखिएगा कि जो 4 शाखाएं थी भारत के क्षेत्र में, ठीक है, तक्षशिला, मथुरा और नासिक और उज्जैन के क्षेत्र में जो है इनकी 4 शाखाएं रही हैं भारत में। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा तक्षशिला का जो क्षेत्र था उसमें संस्थापक जो है माउस। ठीक है, उसके बाद मथुरा के जो शक थे याद रखिएगा इनमें राजुल का नाम आता है। ठीक है, और नासिक के जो शक थे याद रखिएगा उसमें नहपान जो है मुख्य शासक के तौर पर जो है जाने जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और वही अगर हम उज्जैन के शक की बात करें तो याद रखिएगा रुद्रदामन जो है ये महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शासक रहा है अपने राजवंशों में। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद जो है हमने पढ़ा था, याद रखिएगा, पार्थियन या पल्लव के बारे में। और पल्लव जो थे मुख्य तौर पर कौन से वंश थे, तो ईरानी राजवंश से संबंधित थे, याद रखिएगा। ठीक है, और इवन पुराणों में भी ये जानकारी मिलती है, शक और पल्लव जो है एक साथ ज्ञात होता है, ये जो शब्द है एक साथ लिखे गए हैं उसमें। ठीक है, इनका साम्राज्य विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक हो गया था, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र में जो है पहली शताब्दी में इनके क्षेत्र का विस्तार हुआ था। और इसके बाद याद रखिएगा कि प्रथम शासक जो था मिथ्रेडेटस जो है प्रथम शासक है, और गोंडोफर्निस जो है महानतम शासक के तौर में जाना जाता है, याद रखिएगा, पल्लव या पार्थियन के तौर पर। ठीक है, इसके समय में जो घटना सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि सेंट थॉमस जो है भारत आया हुआ था और इसने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, और जैसे ये तमिलनाडु के क्षेत्र में जाता है, याद रखिएगा, तो तमिलनाडु में इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा पार्थियन वंश की समाप्ति के कारण जो है, याद रखिएगा, जो है आपका कुषाण वंश। ठीक है, इसके बाद आज पढ़ने वाले हैं आप कुषाण वंश के बारे में, याद रखिएगा। ठीक है, देखिएगा कुषाण वंश जो है इसकी उत्पत्ति के दो कुषाण वंश जो है, याद रखिएगा, अपने उत्पत्ति से संबंधित जो है इसके दो कुषाण वंश से संबंधित, याद रखिएगा। ठीक है, यानी दो थ्योरी बहुत फेमस है कुषाण वंश के उत्पत्ति का। ठीक है, पहली थ्योरी है, याद रखिएगा, जिसे हम मंगोल थ्योरी कहते हैं, यानी यह माना जाता है कि मंगोलियन कुषाण जो थे वो क्या थे, मंगोलियन थे। दूसरा थ्योरी याद रखिएगा जो कि आपका तुर्क थ्योरी कहलाता है। ठीक है, तो दो थ्योरी जो है बहुत प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, कुषाणों की उत्पत्ति की थ्योरी। ठीक है, दिमाग पे रखिएगा, बेसिक है, बहुत ज़्यादा इसको आप सीरियस मत लीजिए, लेकिन याद रखिएगा कुषाणों के बारे में जहाँ पर मैं बोलूँगा आपको कि ये आईएमपी है, इसको याद कर लीजिएगा, तो इसका मतलब है वो पत्थर की लकीर हो जानी चाहिए आपके लिए। ठीक है, कि आपको वो याद कर लेना है किसी भी हालत में। ठीक है, तो देखिएगा मंगोल थ्योरी क्या है, याद रखिएगा, मंगोल थ्योरी यह है, पहले तो एक बात समझिएगा कि मंगोल कहाँ पर आता है। ठीक है, या मंगोलिया क्षेत्र क्या है, तो देखिएगा ये भारत है आपका, इसको कुछ याद करने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा इस तरीके से। ये भारत है आपका। ठीक है, अब भारत से देखिएगा यहां पर हो गया नेपाल, ये नेपाल का क्षेत्र हो गया, और ये तिब्बत का क्षेत्र हो गया। इसके बाद यहां से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा चाइना है। फिर इसके बाद यहां पर है आपका म्यांमार। ठीक है, इधर बांग्लादेश हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए जो चाइना का क्षेत्र है, ये जो चीन का क्षेत्र है, इस चीन के यहां पर अगर आप देखेंगे ना तो ये वाला जो हिस्सा है यहां पर, इसे कहते हैं मंगोल। ठीक है, तो याद रखिएगा मंगोल थ्योरी क्या है, इसी को हमको समझना है। तो समझिएगा मंगोल, चाइना, उसके बाद नेपाल, तिब्बत, फिर नेपाल और भारत। ठीक है, और उसी प्रकार अगर इधर से आएंगे तो याद रखिएगा ये अफगानिस्तान हो गया, ये हिस्सा अफगानिस्तान, और ये आपका पाकिस्तान का हिस्सा, याद रखिएगा। फिर ईरान, इराक, बाकी क्षेत्र आते हैं, याद रखिएगा, सेंट्रल एशिया वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो देखिए इसको मंगोल थ्योरी क्यों कहते हैं ये समझिएगा। तो ऐसा माना जाता है कि कुषाण जो थे वो क्या थे, मंगोलिया थे या मंगोल से आए हुए थे,
एक थ्योरी के तौर पर माना जाता है, उत्पत्ति के तौर पर, ठीक है। वही आपका तुर्क जो थ्योरी है, इसके भी प्रसिद्ध होते हैं कुछ, याद रखिएगा। कारण क्या है, दोनों के सिक्के जो है एक समान है, यानी कुषाणों के सिक्के भी एक जैसे हैं, जैसा कि आपके तुर्कों की जो सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, याद रखिएगा, जिस प्रकार से दिखते हैं उसी प्रकार आपका आपके कुषाणों के सिक्के जो है एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, दो थ्योरी है जो हमको समझना है, ठीक है। तो पहले तो याद रखिएगा कि मंगोल थ्योरी क्यों है, तो याद रखिएगा यहां पर एक जनजाति हुआ करती थी, कबीला जनजाति जो है, जिसका नाम है यूची, यूची जनजाति, ठीक है। कबीलाई जनजाति है जिसका नाम क्या है, यूची। आपको बता दूं, व्यापम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कुषाण जो है कौन से कबीले से संबंधित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले से, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एट एम टाइम पर आपका यूची याद नहीं आया ना, क्योंकि उसमें अभी बहुत सारे कबीलों का नाम पढ़ेंगे, वो सुन का नाम पढ़ेंगे, हेन सोंग, ऐसे बहुत सारे कबीले हैं, याद रखिएगा। तो नाम से क्या लग रहा है आपको, यूची, है ना। तो यूची जो नाम दिख रहा है वो अपने आप दिख रहा है कि चाइना के ही आसपास के क्षेत्रों में होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, मंगोल का संबंध चूंकि चाइना के उत्तर क्षेत्र में होने के कारण जो है, मंगोलिया जो क्षेत्र था, याद रखिएगा, ये चाइना के उत्तर में होने के कारण, और इसके नामकरण से संबंधित जो कबीला पंथी है, याद रखिए, कबीला जो है, ठीक है, जो कि जनजाति है संबंधित, याद रखिएगा, यूची, इसने क्या किया था, ताहिया क्षेत्र पर अधिकार किया था, ताहिया क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो ताहिया क्षेत्र पर अधिकार किया और धीरे धीरे जो है चाइना के क्षेत्र में पहुंच गई है, ठीक है। तो एक कारण याद रखिएगा यूची के होना, और थ्योरी जो मंगोलिया थ्योरी बोली जाती है, वो कहा जाता है कि कबीला जो यूची कबीला है वो कहाँ से संबंधित है, मंगोल क्षेत्र से है, ठीक है। आगे पूरी कहानी इसी पर ज्यादा फोकस होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ताहिया पर अधिकार कैसे किया इसने, तो याद रखिएगा ताहिया पर पहले शकों का अधिकार था, तो इनको हरा कर जो है जीत लिया गया, किसके द्वारा, यूची के द्वारा, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ताहिया क्षेत्र पर अधिकार किया किसने, यूची ने, शकों का अधिकार था पहले, ठीक है। तो इनको हराकर जो है इसे जीत लिया गया, याद रखिएगा, ठीक है। पहला ताहिया क्षेत्र, याद रखिएगा। अब वही अगर हम तुर्क थ्योरी की बात करें, याद रखिएगा, तो तुर्क थ्योरी यह बोलता है कि दोनों के जो सिक्के हैं वो समान हुआ करते थे, यानी तुर्क जो है, जो सिक्के जिस प्रकार का चलाता था या जिस प्रकार के कॉइन प्रचलित थे समय में, तो दोनों के सिक्के समान प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। तो तुर्क जो थ्योरी है उसके अंतर्गत, और याद रखिएगा इनके जो पद हुआ करते थे, पोस्ट, ठीक है, और उपाधि, वो भी समान नजर आते हैं, याद रखिएगा, पदों की या पद व उपाधि समान लिए जाते थे। तो दो थ्योरी के अनुसार हम ऐसा कह सकते हैं कि क्लियर यहां पर यह बात नहीं आती है कि मंगोल थे या तुर्क थे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मंगोलिया जो क्षेत्र था, याद रखिएगा, इस पर ये ज़्यादा बात भारी पड़ता है, इस बात पर कि कुषाण जो थे वो क्या थे, मंगोली थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट है आपका, तो इसके बाद देखिएगा अब पूरी कहानी पर थोड़ा फोकस करेंगे। हालांकि देखिए बहुत सरल सा है कि अगर कुषाणों को याद करते हैं तो बस पहला क्वेश्चन मैं अगर आपको बोलूँगा तो आप इसको IMP कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, आने वाले समय में फिर से आपको मिलेगा ये देखने को, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा, आपको जो याद रखना है, ठीक है, तो याद रखिए कुजुल कट फिशेस के बारे में, कुजुल कट फिशेस, ठीक है, आगे पढ़ेंगे आप कुजुल कट फिशेस को। और दूसरा याद करना है कनिष्क के बारे में, ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, याद रखिएगा कि इस इतिहास से जो भी फैक्ट निकल कर आता है ना, उस फैक्ट को आपको ध्यान देना है, उस फैक्ट को ध्यान देना है, ठीक है। तो जैसे देखिए इसने ताहिया क्षेत्र पर अधिकार किया, कभी लाइफ टाइम जो है कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि यूची ने जो है सबसे पहले किस क्षेत्र पर अधिकार किया था, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं इसका। लेकिन फिर भी आपको समझना है, आपकी कॉपी पे होगा और आपको ये समझना होगा कि इस कहानी का शुरुआत कहाँ से हुआ है। तो याद रखिएगा कुषाणों ने सबसे पहले शकों को हराया, ठीक है, और पल्लवों को हराया, याद रखिएगा, ठीक है। जो अभी आप पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा, उसी से आपको कहानी क्लियर होगा। देखिएगा तो मंगोलिया क्षेत्र से जो है अब कुषाण वंश जो है वो धीरे धीरे जो है एक तरफ पाकिस्तान की तरफ और दूसरा जो है आपके तिब्बत के पठार की तरफ आता है, दो अलग अलग, ठीक है। अब इस कहानी को समझिएगा, ये दोनों कैसे अलग अलग आते हैं और कैसे पल्लवों
या पार्थियन को हराते हैं और कैसे सको को हराते हैं, दोनों की कहानी को आप समझ जाएंगे अभी। ठीक है, तो यहां तक बातें क्लियर हो गई कि मंगोली क्षेत्र से जो थ्योरी है उसका संबंध क्या है, ताहिया क्षेत्र को हराना और सको पर अधिकार कर लेना, और यूची जनजाति के संबंध में जो जानकारी मिलती है वो मंगोलिया थे, ये कहा जाता है। दूसरा, तुर्क थ्योरी के अनुसार क्या है कि इनके जो सिक्के थे, जो कुषाणों के जो सिक्के थे और तुर्कों के जो सिक्के थे वो समान नजर आते हैं, इसलिए यह माना जाता है कि ये जो है तुर्क हुआ करते होंगे, है ना। दूसरा, इनके पद, जो वो पद ग्रहण करते थे, याद रखिएगा, राजा, महामंत्री, मंत्री से नीचे सेनापति, तो जिस प्रकार के पद वो सृजित करते थे, बनाते थे, ठीक है, तो उसी प्रकार याद रखिएगा इनके भी पद, कुषाणों के पद भी वैसे ही हुआ करते थे और उपाधि भी ग्रहण करते थे वो उसी प्रकार का। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, इसी में आपको यहीं से कहानी समझनी है। तो एक जनजाति ही याद रखिएगा जिसका नाम क्या है, यूची जनजाति। इसी से कहानी स्टार्ट होती है, याद रखिएगा, यूची जनजाति के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, तो जैसा कि अगर मान लीजिए आपके पास पूरा वक्त है इतिहास को पढ़ने के लिए, तो आप यहां से शुरू करेंगे, और जब आपको लगता है कि आपके एग्जाम का समय आ चुका है और आपको इतिहास को थोड़ा फास्ट कवर करना है, तो जाकर ढूंढकर जो है कुजुल कटफिसेस को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, और उसी के बाद तुरंत जो है कनिष्क को याद कर लीजिएगा, कहानी यहाँ से खत्म हो जाती है। सिर्फ कनिष्क को अगर आपने याद कर लिया ना तो कहानी यहाँ तक क्लियर हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हर जो वंश है उसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, याद रखिएगा, हर वंश का। जैसे पार्थियन का गुंडो फर्निस, उसको याद कर लीजिए, बात कहानी खत्म हो जाएगी। पार्थियन का सको में रुद्रदामन को और नहपान को याद कर लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार अगर यवन की बात करें तो डिमेटियस को याद कर लीजिए, और साथ ही साथ जो है आपको एक बार मिनांडर को याद कर लेना है, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो सोचिए 2 मिनट का काम है इतिहास को पढ़ना, बस अगर आप अच्छे से समझते हो, पढ़ते जा रहे हैं, तो उसके बाद जो है आप उसका एक साइकोलॉजी टर्म्स को भी समझिए कि इतिहास के उन कैरेक्टर को याद कर लीजिए जो भारत के इतिहास में अपना योगदान या कंट्रीब्यूशन दिए हुए हैं। कनिष्क ने भी कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसलिए इसको ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए उसकी जनजाति या कबीले को पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो यूची जनजाति संबंधित है। अब देखिए, यूची जनजाति जो है ना, सामान्य तौर पर याद रखिएगा, इसके संबंध में 3 बातें कही जाती हैं। पहला, कि यह जो है, यह यूची जनजाति जो है खाना बदोश हुआ करती थी। ठीक है, खाना बदोश क्या होता है? किसे कहते हैं खाना बदोश? ठीक है, खाना बदोश उन जनजाति को या उस क्षेत्र के लोगों को कहते हैं जो खाना के लिए जो है अपने समय दर समय जो है अपना जगह चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, आदि मानव का समय खाना के लिए जो है पहले यहाँ पर एक 10 दिन रहे, फिर उसके बाद वहाँ 10 दिन चले गए। ठीक है, तो यूची जनजाति, या फिर आपको अधिकांशता बता दूं मैं कि भारत के उत्तर में रहने वाले जितने कबीला थे, ठीक है, चाहे पश्चिमोत्तर क्षेत्र हो, नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है, या फिर जितने भी एरिया है उत्तर के क्षेत्र में जो भी एरिया आते हैं, अधिकांशतः कबीला इसी प्रकार से जीवन जीते थे कि वो अपना समय दर समय जो है जगह बदलते रहते थे। ठीक है, खाना के हिसाब से जो है सभी को एक ही चीज फोकस था, याद रखिएगा, एक तो खाना, दूसरा चारागाह। ठीक है, चारागाह क्या होता है? तो वहां पर उनके घोड़ों के लिए जो है ना, पशुओं के लिए चारा हुआ करता था, और उन्हीं पशुओं को पालकर जो है फिर उसके बाद उसको मारकर ये अपना खाना बना लेते थे। ठीक है, इस तरीके से जीवन यापन इनका चलता रहता था। तो समय दर समय क्या करते थे, जगह बदलते थे, याद रखिएगा। तो यूची जनजाति जो है ना, खाना बदोश जनजाति है, और आधुनिक चीन, यानी कि जो अभी वर्तमान में जो चीन है, याद रखिएगा, उस चीन के सीमा प्रांत में रहने वाले जनजाति है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब समझिए कि अभी मैंने मंगोलिया के बारे में बताया, सीमा प्रांत क्षेत्र में रहने वाले। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये मंगोलिया का असर ज्यादा दिखाई देता है इसमें। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा जो है ना, आपको एक बात और याद रखनी है कि जैसे ही दूसरी शताब्दी का समय आता है, ठीक है, दूसरी शताब्दी का समय आता है, याद रखिएगा, दूसरी शताब्दी का मतलब होता है 165 एडी। तो याद रखिएगा, इसी के पड़ोसी में एक और कबीला था। ठीक है, पड़ोसी कबीला, अब इस कबीला का नाम है हिंगनू। हिंगनू कबीला, ठीक है, हिंगनू, याद रखिएगा।
तो पड़ोसी में एक कबीला हुआ करता था जिसका नाम है हिंगनू, याद रखिएगा। तो इसने क्या किया, यूची के नेता को मार दिया। ठीक है, तो कहानी यहां तक समझ में आ गई होगी आपको कि पड़ोसी पड़ोसी खाने के लिए जो है चारागाह के लिए लड़ाई हुआ, और इस लड़ाई में क्या हुआ, यूची के जो नेता थे उसको मार दिया गया। ठीक है, ऐसे में जो है हिग्नू ने, हमेशा याद रखिएगा कबीला के साथ एक केस याद रखिएगा, अगर कबीले का नेता मर गया है तो कबीला कभी भी जीवित नहीं रह पाता, या तो दूसरे का दास बन के रहेगा या फिर जो है वहां से वो भाग जाएगा, अपना क्षेत्र छोड़ के भागना पड़ेगा उसको। ठीक है, ऐसी स्थिति में याद रखिएगा जो नेता था उसकी जो पत्नी थी, ठीक है, यूची के जो नेता था उसकी पत्नी जो थी, याद रखिएगा, जो कि विधवा हो चुकी थी, इसने जो है हार नहीं माना और अपनी पूरे कबीला को लेकर जो है अलग हो गई वहां से, और हिंगनू को वहां पर छोड़ दिया इसने। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसकी मृत्यु के बाद जो है, नेता की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने कबीले को उस जगह को छोड़ दिया। ठीक है, यानी कबीले के साथ लेकर जो है कबीला के साथ रहा और उस जगह को छोड़ दिया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, आत्मसमर्पण नहीं किया। ठीक है, यानी उसकी विधवा ने जो है आत्मसमर्पण नहीं किया, याद रखिएगा, और आत्मसमर्पण या सरेंडर नहीं किया। इसके कारण जो है अब उसने जो है उस जगह को छोड़ा, याद रखिएगा। तो इस तरीके से जो हिंगनू और यूची के मध्य एक लड़ाई आपको याद रहेगी, जिसमें यूची हार गया था और हिंगनू जो है जीत गया था। ठीक है, अब देखिए, जब यूची जनजाति जो है ना, मुख्य तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, अपने पश्चिम की ओर प्रस्थान करना प्रारंभ करते हैं। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि यहां से जो है ये अपने पश्चिम की ओर जो है धीरे धीरे चारागाह के खोज पे जो है पश्चिम की ओर जाते हैं। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा कि यूची जनजाति जो है चारागाह की खोज में पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। ठीक है, तो यूची जनजाति जो है अब पश्चिम की ओर प्रस्थान करते हैं, याद रखिएगा, चारागाह की खोज में, क्योंकि कबीलाओं को मैंने बताया कि दो ही चीज जरूरत होती है, एक चारागाह की, दूसरी भोजन की। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद जो है यहां पर जैसे ही ये पश्चिम की ओर जो है एक नदी है, याद रखिएगा, कौन सी नदी, इली नदी। इली नदी के तट पर फिर से एक जनजाति इसको मिलती है, याद रखिएगा, एक जनजाति निवास करती है। ठीक है, और ये जनजाति का नाम याद रखिएगा, यानी अब ये जब पश्चिम की ओर जाते हैं तो इली नदी के तट पर इसको फिर से एक जनजाति मिलती है जिसका नाम है देखिएगा, इनको फिर से जो है वू सुन नाम की एक जनजाति मिलती है, वू सुन जनजाति। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा आपको याद रखना है, याद रखिएगा, सिर्फ यूची को, बाकी हिंगनू वुसुन इसको अभी स्किप करिएगा, भले ही आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, हिंगनू याद आ रहा होगा, कोई बात नहीं है, यूची को मत भूलिएगा किसी भी हालत में। ठीक है, बाकी वुसुन और ये सब साफ हो जाएंगे आने वाले समय में, जो है यूची आगे बढ़ेगा, बाकी कोई भी जनजाति आगे नहीं चलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यूची की लड़ाई सबसे पहले हिंगनू के साथ होती है, अब उसके बाद दूसरी लड़ाई किसके साथ होगी, ठीक है, तो इनके मध्य जो है अब युद्ध होता है, याद रखिएगा, यूची का और वुसुन का, और परिणाम याद रखिएगा, इस युद्ध में जो परिणाम होता है वो होता है वुसुन हार जाता है।
और इसके चारागाह पर कौन अधिकार कर लेता है? यूची। ठीक है, तो यूची जो है इस प्रकार से चारागाह पर अधिकार कर लेता है, याद रखिएगा। इनके मध्य युद्ध होता है, ठीक है, इनके मध्य लड़ाई होती है और उसमें वुसन जो है हार जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, यूची जीत जाता है। तो अब देखिएगा यहां से वुसुन जो है इस क्षेत्र को छोड़कर पीछे चला जाता है और इस क्षेत्र पे कौन अधिकार कर लेता है? यूची अधिकार कर लेता है। ठीक है, अब यूची जनजाति याद रखिएगा, इनकी जनसंख्या जो है लगभग 6 लाख से लेकर 10 लाख के आसपास थी यहां पर। ठीक है, जनसंख्या 6 लाख से 10 लाख के आसपास। ठीक है, अब देखिएगा यहीं से जो है ना यूची जनजाति दो भागों में बढ़ती है, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे यूची याद रखिएगा जो तिब्बत के पठार के क्षेत्र में जाते हैं। ठीक है, ऐसे यूची जो तिब्बत की सीमा को पार करते हैं, इन्हें कहते हैं लघु यूची। इसका नाम है लघु यूची। ठीक है, और वहीं याद रखिएगा जो पश्चिम क्षेत्र में आगमन करते हैं, पश्चिम क्षेत्र में जाते हैं। ठीक है, किस क्षेत्र से होकर? तो याद रखिएगा पश्चिम की ओर से होते हुए जो है, पश्चिम की ओर से इन्हें कहते हैं महान यूची। ठीक है, तो भारत में ये अपना शुरुआत करते हैं इस प्रकार से महान यूची के तौर पर। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो तिब्बत के सीमा को पार करते हैं उनको लघु यूची कहते हैं, और जो पश्चिम की ओर से आते हैं याद रखिएगा उन्हें महान यूची के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जैसे ही ये याद रखिएगा कि महान यूची जो है जैसे ही पश्चिम के क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो इस समय किसका क्षेत्र था ये? तो याद रखिएगा इस समय जो है सको का क्षेत्र था। आपको याद होगा तक्षशिला का क्षेत्र। ठीक है, तो तक्षशिला के क्षेत्र में याद रखिएगा कि जब जैसे ही तक्षशिला क्षेत्र में पार्थियन आ जाते हैं, याद रखिएगा, है ना, तो पार्थियन से पहले याद रखिएगा ये जो कुषाण है और पार्थियन है इनमें बस थोड़ा सा ही अंतर याद रखिएगा। ठीक है, तो कुषाण का जो क्षेत्र था, देखिए इसको ऐसा समझिएगा, जो अफगानिस्तान क्षेत्र है, अफगानिस्तान क्षेत्र में आपको याद होगा मैंने बताया था कि इनमें एक शाखा जो है यहां पर रुक जाता है, बाकी 4 शाखा जो है कहां आता है? सको का जो 4 शाखा था। ठीक है, तो 4 शाखा जो है भारत की तरफ आता है, जिसमें अफगानिस्तान का तक्षशिला क्षेत्र शामिल है, उसके प्रकार जो है आपका मथुरा हो गया, उज्जैन हो गया, नासिक हो गया। ठीक है, अब ऐसे में याद रखिएगा कि जो अफगानिस्तान के उत्तर में स्थित जो शक थे उनके पास कौन मिलता है? तो सको पर आक्रमण किया, यहां पर सको पर आक्रमण किया और इसे जीत लिया। यानी यहां पर से शुरुआत होती है, याद रखिएगा, महान यूची की, जिन्होंने सको पर आक्रमण किया और उसके बाद उसे जीत लिया, याद रखिएगा। तो सको को हराया यहां पर, और सको को हराने के बाद जो है एक नई कहानी यहां पर शुरुआत होती है, याद रखिएगा, और सको के चारागाह पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ये महान यूची जो है याद रखिएगा, इन्होंने यूची ने सको के चारागाह पर अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से जो है यूची जो है भारत की तरफ प्रवेश करते हैं और भारत में जो है सको पर अधिकार करते हैं यूची। ठीक है, अब इसी के बाद देखिएगा आपको याद होगा कि यूची के 2 दुश्मन हैं, एक आपका वुसुन जिसको यूची ने हराया था, और एक हिंगनू जो कि यूची को हराया था। ठीक है, अब ये धीरे धीरे जो है इस तरफ आएंगे, याद रखिएगा, पुनः किसकी तरफ? यूची की तरफ। ठीक है, दोनों साथ में आते हैं इस बार। ठीक है, तो अब ये घटना बनती है, याद रखिएगा, कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता बाय डिफॉल्ट, है ना। तो ऑलरेडी जो है हिंगनू ने यूची को हराया था, दुश्मन ऑलरेडी था, फिर वुसुन को हराया था किसने? यूची ने, वो उसका दुश्मन था, तो बाय डिफॉल्ट जो है हिंगनू और वुसुन दोस्त बन जाते हैं और दुश्मन अकेला हो जाता है, कौन? यूची। ठीक है, तो याद रखिएगा अब यहां से जो है ना वुसुन एवं हिंगनू
दोनों कबीले एक साथ यूची पर आक्रमण करते हैं। तो एक साथ आक्रमण करते हैं, याद रखिएगा किस पर, दोनों के दोनों कबीले एक साथ मिलकर जो है भारत की तरफ आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और अब बताइए यहां पर कौन जीतेगा? यूची भाग जाएंगे ना, दो दो लोग हैं, पहले तो एक से टक्कर नहीं ले पा रहे थे, हिंगनू से तो जीत नहीं पा रहे थे। ठीक है, अब वुसुन भी साथ में शामिल हो गए तो कैसे जीतेंगे? ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहां पर यूची जो है यहां से पलायन कर जाते हैं, यूची यहां से भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। ठीक है, और पलायन करके कहा जाते हैं, याद रखिएगा अक्सास घाटी, जगह का नाम है, याद रखिएगा अक्सास वैली या अक्सास घाटी। ठीक है, तो अक्सास घाटी पहुंच जाते हैं, याद रखिएगा ये पश्चिम उत्तर क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, और यहां से जो है अक्सास घाटी के क्षेत्र से अक्सास घाटी के क्षेत्र से याद रखिएगा कि यहां से ये धीरे धीरे जो है अपने रेगुलर रहने का जो पहली शुरुआत करते हैं वो यहीं से करते हैं। ठीक है, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि यूची जनजाति यहां से खानाबदोश जीवन को छोड़कर एक स्थान पर जीवन प्रारंभ करती है। ठीक है, अब देखिए यहां से जो है ना, जैसे ही क्या होता है कि यूची जो है अब यहां रहने लगते हैं। ठीक है, और लगभग 50 वर्षों तक जो है यहाँ रहना प्रारंभ करते हैं, याद रखिएगा लंबे समय तक रहते हैं। लंबे समय तक रहेंगे तो समाज बनेगा, समुदाय बनेगा, ग्रुप बनेगा, प्रॉपर एक बड़ा समाज डेवलप होगा इस समय। ठीक है, तो लगभग 50 वर्षों में जो है ना इन्होंने क्या किया, पार्थिया और बैक्ट्रिया के शासकों को हरा दिया रहते रहते ही। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां लंबे समय रहकर बैक्ट्रिया और पार्थिया के शासकों को हरा दिया, और इस तरीके से इनकी शुरुआत होती है एक नए दौर की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इनके क्रम पर देखिए, बस आपको क्या करना है, दो बातें याद करके चलना है आपको। पहला कि आपको ये याद रखना कि यूची का जीवन कैसा रहा है शुरुआती समय में। ठीक है, तो याद रखिएगा खानाबदोश जिंदगी थी, कबीलाओं से जो है लड़ते रहते थे, याद रखिएगा दो कबीला हमेशा दो चीज़ें के लड़ते थे, याद रखिएगा पहला लड़ते थे चारागाह के लिए और दूसरा भोजन के लिए। ठीक है, मान लीजिए आपके पास भोजन है तो दूसरा कबीला आकर आपको छीन के चला जाएगा, याद रखिएगा अगर पावरफुल आप हैं तो आप उससे छीन लेंगे, अगर वो पावरफुल है तो आपसे वो छीन लेगा। ऐसे ही जीवन चलता था, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो जगह है, याद रखिएगा मंगोलिया, चीन, ये सब जो जगह थी, यहाँ पर आपका जो वेजिटेशन है वो बहुत कम है, बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा होता था। ठीक है, बर्फ़ों के होने के कारण लगातार क्या होता था, स्थिति ऐसी बनी होती थी कि जिसके पास भी भोजन है, ठीक है, और वो पावरफुल है तो अपना भोजन बचा सकता था, वरना नहीं बचा पाएगा। अब ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि यूची जनजाति ने जो है बहुत स्ट्रगल किया। स्ट्रगल करने के बाद अंतिम तौर पर पश्चिम क्षेत्र में पहुंचे, महान यूची खासकर, याद रखिएगा। और महान यूची से जो है अब वहाँ जैसे ही पश्चिम क्षेत्र में पहुँचते हैं, याद रखिएगा, तो यहाँ पर वुसुन और हिंगनू जो है तब आकर धक्का मारते हैं इनको, तो यहाँ से भी ये भाग जाते हैं और अक्सास घाटी के पास जो है निवास करने लगते हैं। और 50 साल या लंबे समय तक रहते रहते जो है यहाँ के शासकों को हराकर जो है अब यहाँ पर शासन पद्धति स्थापित करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इन्होंने इस शासन पद्धति को स्थापित किया था, याद रखिएगा, यूची जनजाति ने। ठीक है, अब देखिएगा इनमें जो है पहला शासक बना कौन, तो शासक का नाम याद रखिएगा, इसमें पहला शासक था कुजुल कटफिसेस। ये पहला शासक का नाम है, याद रखिएगा, कुजुल कटफिसेस। ठीक है, तो कुषाण वंश का पहला शासक याद रखिएगा। ठीक है, इसने जो है
काफी बड़ा राज्य जीता था, याद रखिएगा। देखिएगा कौन कौन से राज्य को जीता था इसने। इसका साम्राज्य विस्तार, तो याद रखिएगा एक तरफ है ईरान, ठीक है, ईरान के क्षेत्र तक इसने जीता हुआ था, याद रखिएगा। एक तरफ है आपका सिंधु और झेलम नदी का क्षेत्र, और नीचे की तरफ याद रखिएगा आपका बैक्ट्रिया और पार्थिया क्षेत्र को जीता था इसने, बैक्ट्रिया और पार्थिया क्षेत्र को जीत लिया था, ठीक है। जहां भी समझ में नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। तो याद रखिएगा कुजुल कटफिसेस जो है पहला शासक रहा यूची जनजाति में, ठीक है, और ऐसा माना जाता है, याद रखिएगा, इसी जनजाति से जो है कुषाण वंश की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब इसके संबंध में याद रखिएगा इसके साम्राज्य विस्तार से लेकर इसके जो प्रचलित क्षेत्र हैं, याद रखिएगा, इसने क्या किया था, तांबे के सिक्के प्रचलन में लाए थे, याद रखिएगा। दो प्रकार के सिक्के, एक था आपका तांबे के सिक्के, ठीक है, विशेष तौर पर याद रखिएगा इसके द्वारा चलाए गए जो सिक्के थे तांबे के सिक्के हुआ करते थे। और याद रखिएगा इसके अलावा जो है यहां पर हम तांबे के सिक्के के साथ एक चीज और नोट करेंगे, याद रखिएगा, भाषा विकास, ठीक है। तो ये याद रखिएगा तांबे के सिक्के प्रचलन कराए थे इसने, और याद रखिएगा ईरानी राजा था ये, यानी ईरानी राजा के क्षेत्र में ईरान पर पूरा का पूरा विकास किया इसने, ठीक है। तो यहां से इसने जो है, याद रखिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था जिसके अंतर्गत इसने, याद रखिएगा, यूनानी भाषा का प्रयोग किया, ठीक है। अब इसमें ईरानी राजा का नाम क्या है, याद रखिएगा। तो ईरानी राजा जो है ना, जिससे संबंधित जानकारी मिलती है इसके संबंध में, तो याद रखिएगा हर्मिर्थस, ठीक है, हर्मिर्थस के बारे में तो याद रखिएगा भाषा के तौर पर ईरानी राजा हर्मिर्थस के बारे में जानकारी दी जाती है, और इसमें याद रखिएगा यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि इसने जो है ईरानी भाषा के बारे में, हर्मिर्थस के बारे में जानकारी दी अपने क्षेत्र विशेष के तौर पर जो है, और भाषा का प्रयोग किया, यूनानी भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है। तो दो बातें याद रखिएगा कुजुल कटफिसेस के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। सिक्के तांबे के चलवाए थे, याद रखिएगा, और इसी तांबे के सिक्के के संबंध में जो है जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, किसके बारे में, ईरानी राजा हर्मिर्थस के बारे में, और यूनानी भाषा का प्रयोग किया है अपने सिक्के में, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा कि तांबे तो प्रचलित थे इस समय, ठीक है, तांबे के सिक्के प्रचलित थे, और इस तांबे का सिक्कों में जो है ना ईरानी राजाओं का और हर्मिर्थस के बारे में जो जानकारी प्रॉपर मिलती है, इन दोनों से कहीं ना कहीं कनेक्शन मिलता है, याद रखिएगा, कुजुल कटफिसेस के संबंध में, कि जो कुजुल कटफिसेस था ये पहली शताब्दी के पूर्वार्ध क्षेत्र में जो है ना पहला शासक बना है, याद रखिएगा, यूची जनजाति का, यानी कुजुल कटफिसेस जो है ये नाम याद रखिएगा, और यह जो है पहला शासक बना है आपका, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ तीन ही बातें याद रखना है आपको कुजुल कटफिसेस के लिए, कि इसने जो है कितने क्षेत्र को विस्तारित किया था। पहला आपको याद रखना, देखिए सबसे पहले जो है ना सिर्फ एक ही बात याद रखिएगा कि यह पहला शासक है, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा कुषाण वंश का पहला शासक कुजुल कटफिसेस, ठीक है, ये याद रखना है एक्चुअल में। दूसरा याद रखिएगा कि इसने जो है किस राजा के संबंध में जानकारी दी है, तो हर्मिर्थस के बारे में, ठीक है, एक ईरानी राजा के बारे में, और कहां पर जानकारी दी है, तो अपने तांबे के सिक्के में जानकारी दी है, ठीक है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, यूनानी भाषा का, ठीक है। यही 3-4 क्वेश्चन जो है इससे बनते हैं, और अभी तक नहीं पूछा गया है, याद रखिएगा लेकिन, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा दूसरा व्यक्ति जो दूसरा शासक आता है, याद रखिएगा, जिसका नाम है कटफिसेस द्वितीय। ठीक है, अब कटफिसेस द्वितीय जो है, याद रखिएगा, इसे जाना जाता है इतिहास में विम कटफिसेस के नाम से, विम कटफिसेस, याद रखिएगा। तो इसे जाना जाता है विम कटफिसेस या कटफिसेस द्वितीय के नाम से, याद रखिएगा। अब देखिए इसने जो है ना अपना राज्य विस्तार किया था,
और इसको राज्य विस्तार के तौर पर जाना जाता है। तो ईरान क्षेत्र पहले, ईरान से कहां पर, सिंधु और झेलम नदी तक तो था ही विस्तार, याद रखिएगा। और यहां से विस्तार जो होता है, याद रखिएगा, इसके नीचे पंजाब क्षेत्र, ठीक है, पंजाब क्षेत्र। और दूसरा याद रखिएगा, गंगा नदी घाटी क्षेत्र जो है तक विस्तार हो गया था इसका, ठीक है, गंगा घाटी क्षेत्र तक इसका विस्तार था राज्य का, याद रखिएगा। अब देखिए इसके समय में ना एक घटना हुई थी, वो घटना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो एक तरफ जो है ना क्या हुआ था, याद रखिएगा, इस समय भारत के क्षेत्र में, यानी भारत के क्षेत्र में जो है अब धीरे धीरे जो है ना कट फिशेस ने क्या किया था, साम्राज्य विस्तार करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। अब दूसरी तरफ याद रखिएगा चाइना के क्षेत्र में, ये देखिएगा, ये भारत है आपका, ये भारत क्षेत्र अभी फिलहाल आपको ऐसा ही याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। भारत को कुछ ऐसा याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर क्या हुआ है, देखिए इस तरफ जो है ना, ये झेलम नदी और सिंधु नदी का क्षेत्र है, ये वाला हिस्सा सिंधु नदी और झेलम नदी का क्षेत्र है, और ये आपका गंगा नदी घाटी क्षेत्र है, इस हिस्से को बोलते हैं गंगा नदी घाटी क्षेत्र, यहां से, ठीक है। ये वाला हिस्सा है आपका गंगा नदी घाटी क्षेत्र का हिस्सा, याद रखिएगा। तो ऐसे में क्या होता है, देखिएगा इस क्षेत्र में कट फिशेस ने क्या किया था, साम्राज्य विस्तार किया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, याद रखिएगा यहां पर, कि चाइना के क्षेत्र में एक व्यक्ति और है जो अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा था और इस क्षेत्र में आक्रमण करने का प्लान कर रहा था, उसका नाम है पांचाओ, ठीक है। तो चीन का शासक जिसका नाम क्या है, पांचाओ, ठीक है, नाम याद रहेगा पांचाओ। तो याद रखिएगा चीन का शासक है, इसने इसी समय जब कट फिशेस द्वितीय के समय जो है वो साम्राज्य विस्तार कर रहा था, तो उत्तर की तरफ कौन साम्राज्य विस्तार कर रहा था, पांचाओ, ठीक है। अब जब इसने साम्राज्य विस्तार का काम किया, याद रखिएगा, तो साम्राज्य विस्तार करते करते जो है ना दोनों के मध्य जो है ना एक ही स्थिति जो बनती है, याद रखिएगा, जहां पर कुजुल जो कट फिशेस है, याद रखिएगा, थोड़ा सा भयभीत हो गया, ठीक है, ये थोड़ा डर गया, याद रखिएगा। अब डर गया तो इसने क्या किया, पांचाओ के यहाँ जो है दरबार में अपना राजदूत भेजा, किसके लिए, विवाह के लिए, कि उसने प्लान किया था कि अगर वो अपनी बेटी से मेरा विवाह करा देगा, ठीक है, तो इसका मतलब एक मैत्रिक संबंध बन जाएगा, जिसके बाद वो मेरे क्षेत्र को तो हस्तक्षेप नहीं करेगा, है ना। तो ये प्लान जो किया था किसने, कट फिशेस ने, याद रखिएगा। तो कट फिशेस ने क्या किया, इसने विवाह के लिए प्रस्ताव भेजा और इधर से रिटर्न में मिलता है कैंसिल, ठीक है। यानी पांचाओ बोलता है कि यार हम जो विवाह या मैत्रिक संबंध कर सकते हैं उसमें हमेशा हम बराबरियों के साथ करते हैं, ठीक है, तुम पहले से ही डर गए हो। तो ऐसे में जो है उसने क्या किया, निमंत्रण भेजा किसके लिए, लड़ाई के लिए, याद रखिएगा। यानी वो आक्रमण करना चाहता था, यानी लड़ाई करना चाहता था किसके साथ, कट फिशेस द्वितीय के साथ करना चाहता था। और ऐसे में जो है पांचाओ अब आक्रमण, यानी दोनों के मध्य जो है ना युद्ध की स्थिति बनती है, याद रखिएगा, और दोनों के मध्य जो है ना युद्ध भी होता है। तो याद रखिएगा एक युद्ध किसके किसके मध्य में, पांचाओ और कट फिशेस के मध्य, ठीक है। परिणाम क्या आता है, कट फिशेस हार जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा तो ये क्या करेगा, बचने के लिए उपहार देगा। अब याद रखिएगा ये उपहार देता है किसको, पांचाओ को, तो इसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। यही एक घटना याद रखिएगा कि चीन के शासक के साथ जो है परास्त हुआ था कौन, कट फिशेस द्वितीय, ठीक है। लेकिन इससे पहले इसने विवाह के लिए प्रस्ताव भेजा था, ये याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक याद रखिएगा। फाइनली जो है
ये याद रखिएगा, ठीक है। तो कटफिसेस ने जो है याद रखिएगा स्वर्ण के सिक्के जो है भेजे थे किसको, पांचाल को उपहार के तौर पर, तब जाकर वो बच गया, ठीक है। अब देखिए इसी के बाद आता है याद रखिएगा वास्तविक संस्थापक के तौर पर जो है, ठीक है, याद रखिएगा कि ऐसा कहा जाता है कि कुजुल कटफिसेस जो है ना, इसने शासन के तौर पर जो है पहली बार जो है कुषाण वंश को स्थापित किया था, लेकिन वास्तविक संस्थापक के तौर पर जाना जाता है याद रखिएगा, ठीक है, किसको, कटफिसेस द्वितीय को, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा प्रतापी शासक जो है ना, इसके बाद कौन आता है, कनिष्क का नाम, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा। अच्छा, किस धर्म को मानता था ये, शैव धर्म को मानता था, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये शैव धर्म को मानता था क्योंकि इसके सिक्के में ना आपको 2-3 चीजें जरूर मिलेगी, याद रखिएगा। सबसे पहले नंदी, बैल, शिवलिंग, त्रिशूल, है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा कि संभवतः जो है ना शैव धर्म को मानने वाला था, इसलिए ऐसा माना जाता है कि इसके सिक्कों में जो है नंदी, बैल, त्रिशूल और शिवलिंग जैसी आकृतियां मिलती थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए कनिष्क के बारे में देखिएगा, यहाँ से जो कहानी है सबसे महत्वपूर्ण होती है, याद रखिएगा, और यहीं से आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है कनिष्क के बारे में। तो याद रखिएगा इसे प्रसिद्ध शासक कहा जाता है, इस वंश का प्रसिद्ध शासक, ठीक है, कनिष्क का। तो ये जो समय है याद रखिएगा 75 से लेकर 78 to 105 AD, ठीक है, 78 से लेकर 105 AD तक का जो समय है ये कनिष्क का समय है, ठीक है। याद रखिएगा कुषाण वंश का महानतम शासक, और इसने जो है क्या चलाया था, शक संवत चलाया था, याद रखिएगा। कल मैंने आपको पढ़ाया भी था ये शक संवत के बारे में। तो शक संवत चलाया इसने, ठीक है। आपको याद रखना होगा कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो क्या है, शक संवत है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है। अभी हाल फिलहाल में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी हिसाब से आपको राष्ट्रीय वाले चीज़ें को याद कर लीजिएगा, पूरे जो भी नज़र आ रहा है सभी चीज़ें, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखिएगा। तो अब पांचाल के साथ फिर से एक बार भिड़ंत होगा, याद रखिएगा, इसके मध्य जो है, ठीक है, पांचाल के साथ युद्ध, ठीक है। तो पांचाल के साथ जो युद्ध हुआ था याद रखिएगा, उसमें कनिष्क पराजित होता है, याद रखिएगा, पहले टर्म में, और दूसरे टर्म में याद रखिएगा कनिष्क जीत जाता है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि 2 युद्ध हुए थे, पहला युद्ध जो है जिसमें कनिष्क हार जाता है, और दूसरे युद्ध में जो है कनिष्क जीत जाता है और पांचाल को हरा देता है, ठीक है। इसके कारण जो है याद रखिएगा इसके क्षेत्र का विस्तार भी होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि कनिष्क के समय में जो है आपको 3 बातें याद रखना है। पांचाल के साथ युद्ध जो है कटफिसेस द्वितीय के साथ पहले हुआ था, लेकिन उसके हारने के बाद जो है कनिष्क के साथ उसका युद्ध होता है, और कनिष्क जो है पहले युद्ध में हारता है और दूसरे युद्ध में जीत जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहीं पर देखिएगा कनिष्क के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। सबसे पहला याद रखिएगा ठीक है, बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है, किसके द्वारा, कनिष्क के द्वारा, ठीक है, बौद्ध संगति का आयोजन, ठीक है। तो 4 संगतियां, 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं, चौथे नंबर पर आता है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिएगा स्थान क्रम पहले याद रखिएगा, चौथे क्रम का है, स्थान है आपका कुंडलवन, कहां पर है ये, कश्मीर में, ठीक है। देखिए सारे जो इनके बारे में आपने जितने बार भी पढ़ा है सब वही वाला क्षेत्र है, सिंधु झेलम, गंगा घाटी, कश्मीर का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा। अब देखिए इन लोगों का जो राजधानी था, याद रखिएगा, इन लोगों ने 2 क्षेत्र को राजधानी बनाया था, ठीक है। लेकिन इससे पहले अभी आप इसको पढ़ लीजिए कि बौद्ध संगति में चौथे क्रम की जो बौद्ध संगति हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, याद रखिएगा, कि कितने भिक्षुक शामिल हुए थे, कितने बौद्ध भिक्षुक शामिल हुए थे, याद रखिएगा। तो 500 बौद्ध भिक्षुक जो है इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे इस समय, तो याद रखिएगा वसुमित्र,
वसुमित्र जो है अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, ठीक है। और इस समय जो है उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे, याद रखिएगा, अश्वघोष, ठीक है। वसुमित्र अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, ठीक है। 500 भिक्षुक जो है यहां पर आए हुए थे, याद रखिएगा, ठीक है। पांच सौ भिक्षुक शामिल हुए थे। इसमें आपको एक परिणाम याद रखना है कि तीनों पीटकों को, ठीक है, जो तीन त्रिपिटक है, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है, याद रखिएगा, ठीक है। उस त्रिपिटकों में याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि उनके टीकाओं की रचना की गई थी। त्रिपिटक के टीकाओं की रचना की गई थी इस समय में, ठीक है। तो त्रिपिटक याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है। और इसी त्रिपिटक के तौर पर जो है, इसके आगे आप पढ़ेंगे, याद रखिएगा, जिसमें वसुमित्र ने जो है, याद रखिएगा, महाविभास की रचना की थी, ठीक है। याद रखिएगा, एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम याद रखिएगा थोड़ा सा, पुस्तक का नाम है महाविभास। किसने रचना किया था? वसुमित्र ने, ठीक है। याद रखिएगा, पुस्तक की रचना इस समय में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। महाविभास पुस्तक की रचना, और अगर कहा जाए ये पुस्तक क्या है, तो याद रखिएगा महान बौद्ध ग्रंथ है, याद रखिएगा, बौद्ध दर्शन है आपका महाविभास। किसने रचना किया था? वसुमित्र ने, ठीक है। तो बौद्ध दर्शन पर सबसे महान पुस्तक जो है कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसे जो है विश्वकोश के तौर पर भी जानते हैं, यानी बौद्ध धर्म के लिए यह विश्वकोश का काम करता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यही कनिष्क के बारे में आपको पढ़ना था। कनिष्क का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से था, आपको 3 से 4 बातें याद रखनी है। पांचालों के साथ युद्ध हुआ, ठीक है, शक संवत चलाया। अब इसके बाद जो है एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, कला का विकास। कनिष्क समय जो है, जो कला का विकास हुआ है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 2 प्रकार की कला का विकास हुआ था, याद रखिएगा। एक आपका गंधार कला, और दूसरा याद रखिएगा मथुरा कला। गंधार कला और मथुरा कला का विकास हुआ इसके समय में। मुख्य तौर पर याद रखिएगा, जो गंधार कला है इसमें इंडो ग्रीक शैली, ठीक है, और ग्रीक बुद्धिस्ट शैली जो है उसका प्रयोग किया गया, याद रखिएगा। इंडो ग्रीक शैली और बुद्धिस्ट शैली का प्रयोग, ठीक है। वही मथुरा कला के बारे में बात करेंगे तो देखिएगा, मथुरा कला जो है इसके संबंध में याद रखिएगा कि लाल बलुआ पत्थर और बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है ना मथुरा कला में बनाई गई थी, याद रखिएगा। बुद्ध की पहली मूर्ति या स्टैचू मथुरा कला से बनी थी, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें अधिकांश क्या प्रयोग को मिलाया जाता था? लाल बलुआ पत्थर, ठीक है। तो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग सर्वाधिक मिलता है इस समय में, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, इन्होंने जो है 2 राजधानियां रखी थी। एक राजधानी था पहले पुरुषपुर, पेशावर, और दूसरी राजधानी थी आपकी मथुरा, ठीक है। तो राजधानी को आप अलग से याद रख लीजिएगा। राजधानी 2 थी, एक थी आपकी पेशावर, दूसरा था मथुरा। पहले था आपका पेशावर, जिसको पुरुषपुर कहा जाता था, ठीक है, ये पहले बना, और ये फिर आपका दूसरे नंबर पर आता है, याद रखिएगा, राजधानी के तौर पर, ठीक है। याद रखिएगा, अगर हम बात करें गंधार कला की, तो इस समय अधिकांशतः किस पत्थर का प्रयोग करते थे? तो याद रखिएगा, इसमें पत्थर का जो प्रयोग हुआ है काला सलेटी पत्थर,
ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। अगर काला स्लेटी पत्थर की बात होगी तो याद रखिएगा वो गंधार कला से संबंधित है, लाल बलुआ पत्थर की बात होगी तो वो मथुरा कला से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट देखिएगा इसमें, जो कि इसे संबंध में एक पूछा जाता क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पेशावर स्तूप के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा जो पेशावर स्तूप है, ठीक है, पेशावर स्तूप, ठीक है, देखिएगा पेशावर स्तूप के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। कुछ इस प्रकार से आपको स्तूप मिलेगा, याद रखिएगा। इसके बारे में 3 से लेकर जो है 4 से 5 जो है आपको जानकारी याद रखनी है। सबसे पहले याद रखिएगा पेशावर का जो ये स्तूप है, ठीक है, इसमें बुद्ध की अस्थि, ठीक है, बुद्ध की अस्थि रखी गई थी, बुद्ध की अस्थि रखी गई थी, याद रखिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा कि लगभग यह जो है 400 फीट ऊंचा 13 मंजिल टावर के बराबर था। ठीक है, 400 फीट ऊंचा, ठीक है, कितने, 13 मंजिला, याद रखिएगा, 13 मंजिला टावर के बराबर यह बनाया गया था, याद रखिएगा, पेशावर का स्तूप। ठीक है, और इसके ऊपर जो कलश रखा गया था, याद रखिएगा, धातु का बना रखा गया था कलश। ठीक है, धातु का बना हुआ कलश रखा गया था, लोहे का बना हुआ था, याद रखिएगा, धातु का, ठीक है, आयरन का बना हुआ, याद रखिएगा। और वही अगर हम बात करें, देखिएगा इसके संबंध में, ठीक है, तो यहीं पर जो है ना एक विशाल संघाराम बनाया गया था, विशाल संघाराम का निर्माण कराया गया था इसी स्तूप के पास। ठीक है, विशाल संघाराम। ठीक है, तो ये 3-4 बातें याद रखिएगा, मुख्य तौर पर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कुषाण वंश से संबंधित, याद रखिएगा। ठीक है, तो स्तूप का निर्माण याद रखिएगा पहला पेशावर में किया गया था, किसके द्वारा, कनिष्क के द्वारा। ये पहला घटना याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा घटना याद रखिएगा चैत्य का निर्माण। तो चैत्य के बारे में मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म के द्वारा जो है यहाँ प्रार्थना किया जाता था, तो चैत्य का निर्माण किया गया था कनिष्क के द्वारा, याद रखिएगा। इसे कनिष्क का चैत्य, ठीक है, कनिष्क के चैत्य के नाम से प्रसिद्ध था, याद रखिएगा। और इसे किसने बनाया था, तो याद रखिएगा कनिष्क का चैत्य के नाम से प्रसिद्ध, याद रखिएगा। इसे बनाया था यवन वास्तुकार, जिसका नाम था अगिलस। ठीक है, ये याद रखिएगा, अगिलस के द्वारा जो है चैत्य का निर्माण कराया गया था, ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका नगर का निर्माण, याद रखिएगा। ठीक है, नगर का निर्माण, देखिएगा नगर का निर्माण कराया गया था तो इसके द्वारा 2 नगर महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी 2 नगर का निर्माण कराया गया था, मुख्य तौर पर याद रखिएगा। एक है आपका कनिष्कपुर, कहां पर, कश्मीर क्षेत्र, कनिष्कपुर, याद रखिएगा। और दूसरा है आपका तक्षशिला में, याद रखिएगा, सिरकप नाम से। ठीक है, एक नाम है आपका, दूसरा नाम है आपका सिरकप, याद रखिएगा। ठीक है, तो नगर की स्थापना की थी। और इसके अलावा याद रखिएगा कि जब पेशावर का जो स्तूप है, इसके अंतर्गत किनका नाम मिला था, तो याद रखिएगा 4 लोग का नाम मिलता है।
ठीक है, इनके चित्र मिलते हैं। ठीक है, इसी यहीं पर याद रखिएगा कि जो पेशावर का स्तूप है यहाँ पर 4 लोगों के चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, किसके किसके, तो याद रखिएगा बुद्ध के, दूसरे याद रखिएगा। ठीक है, तो चित्र के तौर पर याद रखिएगा, इसकी खुदाई पर जो है ना, पेशावर के स्तूप के जो खुदाई हुई उसमें 4 लोग के चित्र मिलते हैं, याद रखिएगा बुद्ध, इंद्र, ब्रह्म और कनिष्क का। ये 4 लोग के चित्र यहाँ पर मिलते हैं, याद रखिएगा पेशावर के स्तूप में। ठीक है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा दो स्थानों पर इसके मूर्ति मिले हैं, सॉरी इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो पहला स्थान याद रखिएगा बोगरा, जगह का नाम है बोगरा। ठीक है, तो बोगरा में याद रखिएगा महास्थान के तौर पर जाना जाता है ये। ठीक है, तो सोने की मुद्रा कनिष्क की बड़ी मूर्ति। ठीक है, सोने की मुद्रा में कनिष्क की बड़ी मूर्ति जो है प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। और दूसरा याद रखिएगा मथुरा में कनिष्क ने, ठीक है कनिष्क ने, याद रखिएगा मथुरा में जो है कनिष्क ने घुटने तक चोंगा, ठीक है चोगा कहा जाता है, याद रखिएगा, तथा भारी जूतों को पैरों में पहने हुए आकृति प्राप्त हुई है, याद रखिएगा। तो ये दो घटनाएं बस याद रखिएगा कनिष्क के संबंध में। ठीक है, ठीक है, अब याद रखिएगा कुषाण ने सर्वाधिक सोने के सिक्के, कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए हैं, गुप्त राजवंश ने। ठीक है, गुप्तों ने। और वही अगर आपसे पूछा जाए कि शुद्ध सोने के सिक्के, ठीक है यानी प्योरिटी में ज़्यादा वैल्यूज, याद रखिएगा 124 ग्रेन, ठीक है कुषाण वंश ने चलवाए हैं। और याद रखिएगा सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा किसके समय चले हैं, कनिष्क के समय में। ठीक है, सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है कनिष्क के समय में, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा सिल्क मार्ग पर अधिकार किया था इसने, याद रखिएगा। सिल्क मार्ग पर अधिकार, ठीक है, ये सिल्क मार्ग क्या है याद रखिएगा। तो जो कॉटन के जो मार्ग हुआ करते, जो व्यापार करते थे, उस पर इसने अधिकार कर लिया था। अब इस मार्ग का नाम याद रख लीजिएगा, कौन कौन से मार्ग पर अधिकार किया था किसने, कनिष्क ने। ठीक है, तो देखिएगा कैस्पियन सागर, तो ये चाइना से लेकर, चीन से लेकर, याद रखिएगा चीन के क्षेत्र पर था। ठीक है, और यहाँ से लेकर रोम तक जो है, चीन से लेकर रोम तक इस पर पूरा अधिकार किया था किसने, कनिष्क ने। ठीक है, इसमें 3 मार्ग आते हैं, याद रखिएगा। पहला है भारत से लाल सागर, दूसरा है आपका कैस्पियन सागर, ठीक है, दूसरा है आपका कैस्पियन सागर के मार्ग पर, और याद रखिएगा फारात नदी क्षेत्र से रूस सागर तक, इन सभी पर अधिकार किया था, याद रखिएगा किसने, कनिष्क ने।
ठीक है। अब देखिए कनिष्क के दरबार में जो विद्वान थे उनके बारे में याद रखिएगा। तो कनिष्क के दरबार में विद्वान, ठीक है, कनिष्क दरबार में विद्वान थे, याद रखिएगा। इसने क्या किया था, पाटलिपुत्र में आक्रमण कर दिया था, ठीक है। और जब आक्रमण किया तो वहां पर एक व्यक्ति थे, याद रखिएगा, जिसका नाम है अश्वघोष, ठीक है। तो पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके अश्वघोष का नाम याद रखिएगा, इसको अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। तो पहले आक्रमण किया और उस विद्वान को जो है अपने साथ ले गया था, याद रखिएगा, नाम है अश्वघोष, ठीक है। और दूसरा जो है याद रखिएगा, बुद्ध का मिश्रा पात्र, ठीक है, बुद्ध का मिश्रा पात्र याद रखिएगा। और इनको लेकर कहां चला गया था, पेशावर क्षेत्र में, ठीक है। और याद रखिएगा अश्वघोष ने दो रचना की है, याद रखिएगा। एक है बुद्ध चरित्र और एक है आपका बुद्ध चरित्र, अश्वघोष की पहली रचना, और सूत्रालंकार। ये दो रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। बुद्ध चरित्र को इसलिए याद रखिएगा क्योंकि बुद्ध के जीवन का वर्णन जो है बुद्ध चरित्र में है, कि जीवन का वर्णन याद रखिएगा बुद्ध चरित्र में है। किसने लिखा है, अश्वघोष ने लिखा है, यही आपको याद करना है यहाँ पर, ठीक है। तो मुख्य विद्वानों को जो है ना, अब याद रखिएगा। दूसरा है आपका नागार्जुन, ठीक है। इसके बाद जो है इसने अपने क्षेत्र में जो है रखा था किसको, नागार्जुन को, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा इसे जो है मार्टिन लूथर की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। नागार्जुन को जो है या इसके साथ तुलना की जाती है किसकी, मार्टिन लूथर की, ठीक है। तो मार्टिन लूथर के साथ जो है इसकी कंपेयर किया जाता है, इसको याद रखिएगा। इसके अंदर दो गुण थे, याद रखिएगा। एक फिलोसफर भी था, दार्शनिक था, दूसरा वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट, ठीक है। नागार्जुन जो है आपका वैज्ञानिक भी है और मतलब दार्शनिक भी है, फिलोसफर भी है और साइंटिस्ट भी है, याद रखिएगा, ठीक है। इसने जो है एक सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा, माध्यमिक सूत्र का सिद्धांत, जिसे सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। सापेक्षता का सिद्धांत, और आपके एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिएगा, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है, नागार्जुन ने दिया है, याद रखिएगा। यहीं से इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन था, तो याद रखिएगा कई बार जो है ना इसे नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहते हैं, ठीक है, तुलना के तौर पर, याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद जो है नेक्स्ट याद रखिएगा वसुमित्र। तो वसुमित्र के बारे में आपने पहले पढ़ लिया अभी, ठीक है। वसुमित्र के बारे में याद रखिएगा, महाविभास की रचना की थी इसने, अभी आपने पढ़ा है इसको, ठीक है। महाविभास की रचना जो कि विश्वकोश है, याद रखिएगा। उसके अलावा जो है चरक संहिता लिखा है इसने, याद रखिएगा। आयुर्वेद से संबंधित विद्वान है, याद रखिएगा, चरक, ठीक है। इसने चरक संहिता लिखी है, याद रखिएगा, आयुर्वेद ग्रंथ, ठीक है। ठीक है। और एक विद्वान का नाम और याद रखिएगा, मनियर, ठीक है। ये कनिष्क का मंत्री था, याद रखिएगा, कनिष्क का बुद्धिमान मंत्री मनियर, ठीक है। कनिष्क का बुद्धिमान मंत्री या राजनीतिक मंत्री, याद रखिएगा, मनियर था, ठीक है। याद रखिएगा इसके शासन पद्धति इतनी अच्छी थी कि इसके समय में एक भी विरोध नहीं हुआ था, विद्रोह नहीं हुआ था, ये याद रखिएगा। यानी कनिष्क एक ऐसा राजा था जिसके समय में किसी भी पब्लिक के तौर पर जो है किसी ने भी विरोध नहीं किया, विद्रोह नहीं किया था इस समय में, ठीक है। तो कनिष्क समय की ये उपलब्धि याद रखिएगा, ठीक है। बाकी बौद्ध धर्म का विस्तार किया इसने, कनिष्क के समय जो है बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ, याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म के विस्तार में
इसने 3 देशों में मुख्य तौर पर याद रखिएगा, चीन, जापान, मुख्य तौर पर याद रखिएगा इसके समय में जो बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ है, ठीक है, इसने 3 देशों में जो है मुख्य तौर पर इसका विस्तार किया, चीन, जापान और तिब्बत क्षेत्र में, ठीक है, चीन, जापान और तिब्बत क्षेत्र में बौद्ध धर्म का विस्तार किया, ठीक है। और इसके बाद जो है इसका उत्तराधिकारी आया था, याद रखिएगा। अब इसके उत्तराधिकारी के तौर पर याद रख लीजिएगा, चलिए, तो याद रखिएगा अंतिम शासक है वासुदेव, ठीक है। और ये जो है याद रखिएगा 2 प्रकार की मुद्रा या कॉइन जो है इसके समय में चली है,
एक शैव धर्म वाली और दूसरी नदी के छाप वाली जो है मुद्रा चलाया करता था ये। और इसी मुद्रा को देखकर जो है यह माना गया कि यह जो वासुदेव है या तो शैव मती था, शैव मत को मानने वाला, ठीक है, या फिर वैष्णव मत को मानने वाला था, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा कि कुषाणों को जो है ना देवपुत्र कहा गया है, याद रखिएगा। और उसी के साथ याद रखिएगा कि एक आईएमपी टॉपिक है, याद रखिएगा, कि पूछा यह जाता है कि किस वंश के शासकों की मृत्यु के बाद जो है उनकी मूर्ति बनवाकर, ठीक है, उनकी मूर्ति बनवाकर उन्हें मंदिरों में रखे जाने का प्रस्थान किया गया, या एक जो नियमित प्रभाव था वो देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा कुषाण वंश में ऐसा किया गया था, ठीक है। और याद रखिएगा नियमित रूप से जो है सोने के सिक्के चलाने की जो जानकारी मिलती है, सोने के सिक्के चलाए गए थे, याद रखिएगा, कुषाण वंश में, ठीक है, नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए गए थे। और इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखिएगा इसके संबंध में, जो कुषाण वंशों के द्वारा चलाया गया था वो था द्वैध शासन प्रणाली, ठीक है। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत यहां से मानी जाती है, ठीक है। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत यहां से मानी जाती है। इसका मतलब समझिएगा कि केंद्र पे एक राजा का बैठा होना या सम्राट का बैठा होना और छोटे छोटे प्रांतों में राजाओं का बैठना, ये दो प्रकार के शासन जो है ना, इसे कहते हैं द्वैध शासन प्रणाली। कि एक क्षेत्र में दो अलग अलग लोगों का शासन करना, ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली कहलाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये था आपका कुषाण वंश के बारे में। और यूची को मत भूलिएगा किसी भी हालत में, ठीक है। यूची कनिष्क के द्वारा किए गए काम, ठीक है, पेशावर में निर्मित उसका स्तूप, याद रखिएगा, चैत्य का निर्माण, याद रखिएगा, और उसके बाद दो शहरों का निर्माण, नगर का निर्माण, याद रखिएगा, कनिष्कपुर कश्मीर में, ठीक है, और सिरकप, याद रखिएगा, तक्षशिला क्षेत्र में, ठीक है। उसी के बाद आपको याद रखना है कुछ घटनाओं को, और अंतिम शासक का नाम मत भूलिएगा, क्योंकि कई बार जो है ना पहला शासक और अंतिम शासक को पूछा जाता है, ठीक है। तो वासुदेव जो है, याद रखिएगा, अंतिम शासक के तौर पर जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। कनिष्क के संबंध में एक बात और याद रख लीजिएगा कि कनिष्क जो है इसी के समय में जो है बौद्ध संगति हुई थी, चौथी बौद्ध संगति, ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चारों बौद्ध संगति के संबंध में आपने हर एक टॉपिक को पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए ये तो कंप्लीट हो गया आपका विदेशी आक्रमण। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे संगम काल, यानी अब दक्षिण भारत में पहुंचेंगे, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखने वाले हम लोग दक्षिण भारत में होने वाली घटनाओं के बारे में। अभी तक आपने उत्तर भारत के पूरी कहानी को पढ़ा है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम दक्षिण भारत के क्षेत्र में जाकर दक्षिण में होने वाले सारी घटनाओं को पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद जो है आपका जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम पहुंचेंगे मध्य भारत के इतिहास में, ठीक है। चलिए